तो फ्रेंड आज हम करने वाले हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन साइंस का, है ना। क्लास 10 के साइंस का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा गया था, वो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। 2023 में 40 क्वेश्चन पूछा गया था एमसीक्यू और 40 मार्क्स का पूछा गया था आपका सब्जेक्टिव, ठीक है। इसीलिए इसमें हम लोग 40 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको ऐसे क्वेश्चन का लाभ मिल सके। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आ गया आप लोग के सामने। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहला पूछा गया था कि किसी दर्पण में वास्तविक फोकस होता है, तो वास्तविक फोकस किसका होता है? अवतल दर्पण का, ठीक है। किस दर्पण का वास्तविक फोकस होता है? अवतल दर्पण का वास्तविक फोकस होता है। वास्तविक मतलब इसका जो है सो फोकस जो होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव में होता है। अवतल दर्पण में जो हम लोग फोकस दूरी लेते हैं वो कैसा लेते हैं? नेगेटिव में लेते हैं। नेगेटिव फोकस दूरी यानी कि इसका वास्तविक फोकस दूरी भी होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? तो मोटर वाहन के सामने जो है सो आपका उत्तल दर्पण लगा होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था आपका। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या पूछा गया है कि यदि एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, है ना। फोकस दूरी क्या होगी? तो आपको क्या दिया गया है? लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता को किससे डिनोट करते हैं? पी। पी इज इक्वल टू क्या दिया? -2 डायोप्टर। आपको क्या निकालना है? फोकस दूरी। तो हम लोग जानते हैं कि पी इज इक्वल टू क्या होता है? 1/f। तो यहाँ से हम लोग f इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एक बार फिर से लिख देता हूँ। P इज इक्वल टू आपको दिया गया -2 डायोप्टर और हम लोग जानते हैं P इज इक्वल टू होता है 1/f। हमको निकालना क्या है? f को निकालना है फोकस दूरी। तो f इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? f इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/p लिख सकते हैं। और 1/p, तो p की जगह पे आपका वैल्यू कितना दिया गया है? -2 डायोप्टर। तो हम यहाँ कितना रखेंगे? -2, ठीक है। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो f इज इक्वल टू कितना आ गया? f इज इक्वल टू अभी हमने निकाला, f इज इक्वल टू कितना हो गया? -1/2। इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? -0.5 मीटर। क्या आएगा? मीटर। तो मीटर में देखिए आंसर दिया है क्या? नहीं दिया है, सेंटीमीटर में आंसर दिया है। देख सकते हैं यहाँ भी सेंटीमीटर में है, यहाँ भी सेंटीमीटर में, हर जगह सेंटीमीटर में आंसर दिया है। तो हम लोग का फोकस क्या निकला? अभी हमने निकाला -0.5 मीटर निकाला। इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे। सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। -0.5 पाया था, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना जाएगा -50 सेंटीमीटर। तो माइनस का क्या आ गया? 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमने सॉल्व किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि निम्न में से किसी माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा। कौन सा माध्यम है? किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा? तो सबसे अधिक जो अपवर्तनांक होता है वो किसका होता है? हीरा का। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, ठीक है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। 2.42 होता है, सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है हीरा का, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो वर्ण विक्षेपण की परिघटना घटती है। ऑप्शन नंबर 3 इज आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगला है कि जरा दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा
दूर किया जाता है। तो जरा दूरदृष्टि मतलब होता है जिसको दोनों प्रकार का दृष्टि दोष हो, निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष, ठीक है। तो उसको हम लोग कौन सा लेंस देते हैं, द्विफोक्सी लेंस देते हैं। जरा दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस, द्विफोक्सी लेंस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5-7 ना, कहाँ तक कर लिए, क्वेश्चन 6 हो गया ना, 7। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि खतरे का निशान किस रंग का बना होता है। तो ये तो सबको पता है, लाल रंग का बना होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। तो ये तो बच्चा बताएगा, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है, बताओ बच्चों। वोल्ट है, इसका क्या है, वोल्ट है। अगला क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में, बताओ। एकदम पूरा इजी क्वेश्चन 2025 में भी इजी पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कितना आसान पूछा गया है कि विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो विद्युत परिपथ में धारा को मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, आमीटर का उपयोग करते हैं। धारा को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, आमीटर का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है, तो प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। धारा मतलब करंट आपको पूछ रहा है। तो धारा को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आई से। आई इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा Q/T। क्या फॉर्मूला पढ़ा होगा, Q/T। तो देखिए आपको टाइम दे रखा है कितना, 1 मिनट दे रखा है। कितना दे रखा है, 1 मिनट। इसको सेकेंड में बदलेंगे तो कितना होगा, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होगा। और 120 कूलम आपको क्या दिया है, Q दिया है। Q इज इक्वल टू दिया है 120 कूलम। तो आपको Q का वैल्यू और T का वैल्यू दे चुका है। दोनों को आपको क्या कर देना है, पुट कर देना है फॉर्मूला पे, आंसर आपका आ जाएगा। तो अभी हमने फॉर्मूला लिखा, I इज इक्वल टू क्या लिखा, Q/T, ठीक है। Q का वैल्यू कितना दिया है, 120। और T मतलब टाइम था 1 मिनट। 1 मिनट को हमने बदला था सेकेंड में, कितना हो गया था, 60 सेकेंड। तो यहाँ पे कितना रख देंगे, 60। तो 60 2 ज़ा 120, तो कितना आ गया, 2 एम्पियर आ गया। कितना आ गया आपका करंट, कितना आ गया, 2 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, 2 एम्पियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। तो 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, जनित्र बोलते हैं, ठीक है। विद्युत धारा जिससे हम लोग को मिलता है, जब प्राप्त करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनित्र बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है। तो लघु पथन का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट के समय क्या होता है, धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसी को बोल रहा है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। अगला क्वेश्चन 14 नंबर में बहुत मजा आने वाला है। 14 नंबर क्वेश्चन में बहुत मजा आएगा, इसलिए ध्यान से देखना है कि नीला लिटमस पेपर किससे लाल हो जाता है। नीला लिटमस पेपर कह रहा है कि लाल हो जाएगा, किससे लाल हो जाएगा, अम्ल से, लवण से, क्षार से, किससे लाल होगा, तो अम्ल से लाल होगा। नीला लिटमस पेपर किससे लाल होगा, अम्ल से लाल होगा। अभी मजा आने वाला है, अभी ध्यान से देखिएगा वीडियो में। यहाँ पे एक ट्रिक बताने वाला हूँ जो आपको कभी भूलने नहीं देगा इसका आंसर। 2 ट्रिक याद रखना है, एक वर्ड है अनिल और दूसरा वर्ड है छलनी। दूसरा वर्ड क्या है,
छलनी। यही दोनों में आंसर छिपा हुआ है। अ का मतलब क्या हुआ? अ का मतलब हुआ आम्ल। अ का मतलब क्या हुआ? आम्ल। ठीक है। और नी का मतलब हो गया नीला। नी का मतलब नीला। और ल का मतलब लाल। तो आप यहाँ से क्या समझे कि अम्ल यदि रहेगा तो नीला को क्या करेगा? लाल करेगा। अम्ल यदि रहेगा तो क्या करेगा? नीला को लाल करेगा। और ये छलनी वर्ड है तो छ का मतलब क्षारक। छ का मतलब क्या हो गया? क्षारक। यानी क्षारक क्या करेगा? लाल को नीला करेगा। इस तरह क्रम में आपको याद रखना है। जैसे कि हमने बोला अनिल, तो अनिल का मतलब अ का मतलब अम्ल और नी का मतलब नीला, यानी कि अम्ल क्या करेगा? नीला को लाल करेगा। अम्ल क्या करेगा? नीला को लाल करेगा, है ना। अनिल क्या बताया? अनिल। अनिल अ का मतलब अम्ल। अम्ल क्या करेगा? नीला को लाल करेगा। अम्ल क्या करेगा? नीला को लाल करेगा। नीला लिटमस को क्या कर देगा? लाल। नीला को लाल कौन करेगा? अम्ल करेगा। तो ये वर्ड क्या है? अनिल। इस तरीके से आपको याद रखना है। और दूसरा हमने बताया छलनी। क्या बताया? छलनी। दूसरा वर्ड क्या याद रखना है? छलनी। छ का मतलब क्षारक। क्षारक क्या करेगा? लाल को नीला करेगा। क्षारक क्या करेगा? लाल को नीला करेगा। तो छलनी याद रखना है। तो यहाँ पे क्या हमको बोला गया था? देखिए अभी कैसे ट्रिक से आंसर बताते हैं, आप ही बताएंगे, ठीक है। यहाँ क्या पूछा गया है कि नीला लिटमस पेपर किससे लाल हो जाता है? नीला को करा लाल, तो हमने पढ़ा, अभी हमने बताया अनिल। नीला से लाल जा रहा है, कौन सा ट्रिक आएगा? अनिल आएगा ना। देखो नीला से लाल कौन आ गया? अनिल। यानी कि कौन करेगा नीला को लाल? अम्ल करेगा ना, अ से अम्ल। ठीक है। तो इस तरीके से आपको दोनों ट्रिक याद रखना है। आप दोनों ट्रिक नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आई होप आपको ट्रिक बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह आपको इंटरेस्टिंग ट्रिक से आपको क्वेश्चन बताते रहेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पूरा देखना। अगला कह रहा है कि कौन क्षार है? तो क्षार कौन है? NaOH है, सबसे फेमस NaOH। ये क्या है? क्षार है। अगला क्वेश्चन जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। भगवान, इतना अच्छा क्वेश्चन पूछ देता है, इतना आसान आसान। जिप्सम का सूत्र बच्चा बच्चा बताएगा। CaSO4 इंटू क्या होता है? डॉट 2H2O। ये होता है ना, CaSO4 डॉट 2H2O। ये किसका सूत्र है? जिप्सम का सूत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि समीकरण CaCO3 ऊष्मा दे रहे हैं तो CaO प्लस CO2 में टूट जा रहा है। कह रहा है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आप लोग जैसा देख रहे हैं कि CaCO3 है, ये CaO और CO2 में क्या हो रहा है? टूट रहा है ना, टूट रहा है। तो कौन सी अभिक्रिया है? ये वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? वियोजन। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 करा जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। आपको यहाँ भी एक मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ, तो इसलिए वीडियो को अच्छे से ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। ट्रिक क्या है? यदि एनोड पूछे, यदि क्या पूछे? एनोड पे, तो एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीजन। एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीजन। एनोड पे पूछेगा कि एनोड पे कौन सी गैस निकल रही है? तो ऑक्सीजन गैस निकल रही है। एनोड पे पूछे तो कौन सी गैस निकल रही है? अब ट्रिक यहाँ पे देखिए क्या है। ए से एनोड, ए से ऑक्सीजन, ए से एनोड और आ से ऑक्सीजन। यानी कि पूछेगा एनोड पे कौन सी गैस? तो ऑक्सीजन गैस। आ से एनोड, आ से ऑक्सीजन। यही ट्रिक आपको याद रखना है। बाकी बात कैथोड वाला क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक हाइड्रोजन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको पूछा क्या गया था? कह रहा था कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो कैथोड पे आ से रहता, एनोड रहता तो ऑक्सीजन होता, आ से एनोड, आ से ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ किससे पूछा है? कैथोड। इसलिए कौन सा गैस हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या पूछा गया था। पूछा गया है उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया।
उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम हम लोग क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। बहुत ही फेमस नाम है, याद रख लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि निम्न में विद्युत का सर्वोत्तम चालक, तो विद्युत का सबसे सर्वोत्तम चालक कौन है? कॉपर है। यहाँ जो दिया गया उसमें से सबसे अच्छा जो चालक है विद्युत का वो कॉपर है, तो आपको याद रखना है। पहला नंबर पे आता है चांदी। कौन आता है? चांदी आता है, ठीक है, एजी आता है। चांदी सबसे सर्वोच्चम चालक है विद्युत का, लेकिन यहाँ चांदी नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में, तो दूसरे नंबर पे कौन आपका आ जाता है? कॉपर आ जाता है। कौन आ जाता है? कॉपर, तो आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या पूछा गया था। अच्छा, लोग देखते जाना है दोस्तों, आपको देखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था मेरे प्यारे दोस्तों। गंधक क्या है? तो गंधक एक प्रकार का अधातु है। गंधक किसको बोलते हैं? सल्फर को बोलते हैं गंधक। देखिए गंधक किसको बोलते हैं? गंधक किसको बोलते हैं? सल्फर को। जो हमारा सल्फर है ना उसी को गंधक बोलते हैं। तो सल्फर क्या? एक अधातु। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या बोलते हैं? तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या बोलते हैं? सोल्डर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 में क्या पूछा गया था, एकदम अच्छे से देखते जाना है। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है, कितना आसान क्वेश्चन, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो एल्केन का। एल्केन का सूत्र क्या है? CnH2n+2। यदि लिखा रहे CnH2n, ये किसका सूत्र है? तो ये एल्कीन का है। और यदि लिखा रहे CnH2n-2, तो ये किसका है? ये एल्काइन का है। किसका है? एल्काइन का, ठीक है। एक बार फिर मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ, आपको देखना है। सूत्र क्या सूत्र है? CnH2n+2। ये यदि लिखा है तो ये किसका है? एल्केन का है। किसका है? एल्केन का है। यदि लिखा है CnH2n, तो ये किसका सूत्र है? ये एल्कीन का है। किसका है? एल्कीन का, ठीक है, आपको याद रखना है। और यदि लिखा है CnH2n-2, तो ये किसका है? ये अल्काइन का है। किसका है? अल्काइन का ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला आपको अपने कॉपी में नोट कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 24। एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह क्या है? तो एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह क्या है? CH। ऐसे होता है ना, C=OH, इसी को हम लोग कैसे लिख देते हैं? CHO। तो ये किसका है? एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह है। अच्छा और बता दूं, यदि ये देखिए OH किसका है? अल्कोहल का प्रक्रियात्मक समूह है। COOH ये किसका है? ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रक्रियात्मक समूह है। और ये C=O ये किसका है? ये आपका कीटोन का है, ठीक है। तो इस सबका प्रक्रियात्मक समूह आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है कि इथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है? तो इथेनॉल किसको बोलते हैं? इथेनॉल बोलते हैं 2 कार्बन, है ना, C2H5OH, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इथेनॉल। इथेनॉल कर रहा है, किससे अभिक्रिया कर रहा है? सोडियम से। तो इथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर रहा है। तो इथेनॉल का हमने अभिक्रिया किससे करा दिया? सोडियम से। तो बनता क्या है? बनता है C2H5ONA, और प्लस में क्या निकल जाता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है। तो पूछा क्या गया है कि इथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस देता है? तो ये था इथेनॉल का हमने रिएक्शन करा दिया सोडियम के साथ, तो हमको मिला क्या?
C2H5ONA, C2H5ONA प्लस का क्या मिल गया, H2 गैस। यानी कौन सा गैस हम लोग को मिला यहाँ पे, देखिए हाइड्रोजन गैस यहाँ पे हम लोग को मिल गया। तो ऑप्शन नंबर इसीलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है। आवर्तों की संख्या कितनी है, 7 है। यदि पूछे वर्गों की संख्या कितनी है, तो वर्ग आपका कितना है, वर्ग 18 है। कितना वर्ग है, 18 वर्ग है। लेकिन पूछा क्या है, आवर्त, तो आवर्त आपका कितना है, 7 आवर्त है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, एकदम अच्छे से वीडियो को देखते रहें ध्यान से, क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार आने वाला है। सपोषी पोषण के लिए कह रहा है क्या आवश्यक है, तो सपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, CO2 और जल, ये आवश्यक है। क्लोरोफिल, ये भी आवश्यक है। सूर्य का प्रकाश, ये भी आवश्यक है। तो क्या आ जाएगा, इनमें से सभी। तो सपोषी पोषण के लिए सारी चीज़ें आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि जठर ग्रंथियां पाई जाती है, तो जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, अमाशय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, अमाशय में, जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या पूछा गया है, इतना आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी। पित्त का स्राव होता है, पित्त का स्राव कहाँ होता है, यकृत द्वारा होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यकृत द्वारा, और इसको VVI भी कर लेना है, ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ना। तो इसको VVI कर लो कि पित्त का स्राव कहाँ पे होता है, यकृत द्वारा होता है, इसको आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की नंबर, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर को भी VVI कर ले, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, करा कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, पिट्यूटरी ग्रंथि, है ना। अंतःस्रावी ग्रंथि मतलब कौन, जो हमारे शरीर के अंदर को, है ना, अंदर स्रावित होते हैं, वैसे ग्रंथि करा है, लेकिन सबसे छोटा भी होना चाहिए। तो वो कौन है, पिट्यूटरी ग्रंथि, जो कहाँ पे होता है, हमारे मस्तिष्क में होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया कि घेंगा रोग पनपता है, कैसे पनपता है, आयोडीन की कमी से। बहुत ही आसान क्वेश्चन, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से, है ना। ये तो 5 क्लास का क्वेश्चन है, घेंगा रोग पनपता है आयोडीन की कमी से, कितना आसान क्वेश्चन दे दिया है। अगला, पराग कोष में क्या पाए जाते हैं, पराग कोष में क्या पाए जाते हैं, तो पराग कोष में आपका परागकण पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, एकदम ध्यान से देखना है वीडियो को एकदम ध्यान से देखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव निषेचन की क्रिया होती है, मानव निषेचन की जो क्रिया होती है ना, तो वो कहाँ होती है, फिलोपियन नालिका में होती है। कहाँ होती है, फिलोपियन नालिका में होती है। मानव में जो निषेचन की क्रिया होती है वो कहाँ होती है, फिलोपियन नालिका में होती है। ये याद रखने वाली चीजें है, ठीक है। अगला कह रहा है कि किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है, जीनोटाइप कहलाती है। क्या कहलाती है, जीनोटाइप। तो आपको याद रखना है, किसी जीव की जीनी संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है कि एक स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र मिलते हैं, तो लिंग गुणसूत्र क्या मिलते हैं, लिंग गुणसूत्र XX मिलते हैं। स्त्री में क्या होता है, XX होता है, और पुरुष के पास क्या होता है, XY होता है। ये याद रखना है, पुरुष के पास XY गुणसूत्र होता है और स्त्री के पास XX गुणसूत्र होता है। साथ ही साथ आपको एक चीज ये भी याद रखना है ना, कि स्त्री के पास जो XY होता है, XX होता है, स्त्री के पास क्या होता है, XX गुणसूत्र होता है, और पुरुष के पास क्या होता है, XY गुणसूत्र होता है। तो यदि स्त्री का X और पुरुष का Y मिलता है,
तो उससे क्या इससे कौन सी संतति उत्पन्न होती है? बेटा बनता है। और यदि स्त्री का एक्स और पुरुष का भी एक्स आ जाए तो क्या बन जाता है? तो बेटी होती है। क्या होती है? बेटी होती है, यानी कि लड़की होती है। ठीक है, स्त्री के पास होता है एक्स एक्स गुणसूत्र और पुरुष के पास एक्स वाई। यदि स्त्री का एक्स और पुरुष का वाई आ जाए तब लड़का होगा, और यदि स्त्री का भी एक्स और पुरुष का भी एक्स हो जाए तब क्या होगा? लड़की होगा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। 36 में कह रहा है कि जैव आवर्धन करने वाला रसायन है। जैव आवर्धन करने वाला रसायन क्या है? डीडीटी। जैव आवर्धन करने वाला रसायन क्या है? डीडीटी। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में देखते क्या पूछा गया था। कह रहा है बाघ उपभोक्ता है। जो बाघ का रहा कैसा उपभोक्ता है? तो बाघ जो है वो तृतीय पोषी स्तर वाला है ना। तृतीय पोषी स्तर पे कौन कौन से जीव आते हैं? बड़े बड़े जीव, है ना। बड़े बड़े जीव जो होते हैं वो तृतीय पोषी स्तर पर आते हैं। तो बाघ भी हमारा क्या बड़ा जीव है, तो ये भी तृतीय पोषी स्तर पे आते हैं। हम लोग मनुष्य भी हम लोग कहाँ पे आते हैं? तृतीय पोषी स्तर पे आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 38। चिपको आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो चिपको आंदोलन जो प्रारंभ किया गया था वो 1970 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। 39, क्वेश्चन नंबर 39, लास्ट 2 क्वेश्चन बचा है। लास्ट 2 क्वेश्चन एकदम ध्यान से देखें। 39 कह रहा है कि पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग होना चाहिए। तो पवन का न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए? तो कह रहा है कि पवन चक्की का न्यूनतम ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग होना चाहिए। पवन का न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए? 15 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? कह रहा है कि जल जो विद्युत संयंत्र होता है वो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो स्थितिज ऊर्जा को किसमें रूपांतरित करता है? विद्युत ऊर्जा में। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 इज राइट। तो जिन जिन बच्चों ने ये वीडियो पूरा देखा, एंड तक देखा, उन सारे बच्चों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उसने हमारा पूरा वीडियो देखा, और जिसने भी देखा उसको ये वीडियो मज़ा भी आया होगा। जहाँ तक कि मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो उनको मज़ा भी आया होगा। तो मज़ा आया वीडियो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी ऐसे वीडियो मिलता रहे। और हमारे चैनल से आप जुड़ जाएं, क्योंकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपको सारे चैप्टर का नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जाके ज्वाइन हो जाएं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।